हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ और यूपीटीजीटी साइंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स का ये सिलेबस चल रहा है। फिजिक्स के सिलेबस में ये हमारा चैप्टर है आधुनिक भौतिकी, जिसका ये वीडियो है और ये वीडियो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि जो वीडियो होने वाला है ये पूरा का पूरा हिंदी में है, सारा कंटेंट हिंदी में होगा। इससे पहले इंग्लिश वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से वो वीडियो है, इंग्लिश में कंटेंट है और वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। ये वाला हिंदी की में है, सारा ही कंटेंट और सारे ही एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो आज आधुनिक भौतिकी में सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वैद्युत प्रभाव शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के फिल्टर के बारे में, प्रकाशीय फिल्टर के बारे में। तो ये क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निश्चित आवृत्ति अर्थात रंग का प्रकाश ही पारगमित होता है, अन्य आवृत्तियों के प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे गोगल्स होते हैं, गोगल्स जो चश्मे आते हैं ना, धूप के चश्मे और इसी तरह के गोगल्स जो आते हैं, वो भी एक तरह से प्रकाशीय फिल्टर ही हैं, ऑप्टिकल फिल्टर ही हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको तो पार कर देते हैं, अदरवाइज बाकी जितनी भी होती हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह से जो प्रकाशीय फिल्टर बनाए जाते हैं वो इसी तरह बनाए जाते हैं कि वो एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश तो उनमें से निकल जाता है, पार कर जाता है उन्हें, बाकी का जो प्रकाश है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो प्रकाश पार नहीं हो पाता। ठीक है। अब देखिए, सेलेनियम जो है जिंक और कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी है। ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो सेलेनियम है वो जिंक और कॉपर की तुलना में अधिक प्रकाश संवेदी है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेलेनियम में ज़्यादा होता है जिंक और कॉपर के मुकाबले। कॉपर में पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, हरे अथवा लाल रंग के प्रभाव से नहीं। अब जो कॉपर है उसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है वो पराबैंगनी प्रकाश से होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से होता है। ठीक है। लेकिन लाल या हरे रंग या विजिबल रेंज की रेज से नहीं होता। विजिबल जो हमारी रेज हैं उससे कॉपर पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होता। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो आप इनको याद रखिएगा। बाकी प्रकाशीय फिल्टर मैंने बता दिया एक तरह से ये क्या है, एक ऐसा कोई भी डिवाइस है जो एक आवृत्ति को तो जाने देता है, ठीक है, बाकी जो अन्य आवृत्तियां उन्हें अवशोषित कर लेता है। अब बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो देखिए, जब विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो इस सिंपल सी एक फेनोमेना है। मान लीजिए कोई एक मेटल की सरफेस है, कोई भी एक धातु की सरफेस है, ठीक है, ये मेटल है, इसकी सरफेस पर ना एक पर्टिकुलर आवृत्ति का प्रकाश जो है वो आके टकरा गया, ठीक है, आके टकरा गया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर कुछ भी फ्रीक्वेंसी, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, उसका जो लाइट है वो आके टकरा गई। तो जैसे ही ये इस मेटल से टकराएगी ना, तुरंत से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तुरंत से इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और प्रकाश के कारण पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस पूरे इफेक्ट को तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जब किसी चीज़ से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ठीक, अगर हम इन्हें एक ऐसे सिस्टम लगाएं, ठीक है, जिसमें कि एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है, तो ये कैथोड से निकलेंगे और किधर जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक, ये एक ट्यूब मान लेते हैं और इस ट्यूब में ऊपर की साइड से लाइट इस रोड पर गिर सकती है। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो सामने किधर जा रहे हैं? वो एनोड की तरफ जा रहे हैं और इधर से निकले हैं कैथोड से, वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो जब ये एनोड से कैथोड से एनोड तक जाएंगे तो इसमें एक करंट जो है फ्लो कर जाएगा, जो भी सर्किट जुड़ा हुआ होगा उसमें करंट फ्लो कर जाएगा। तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब जो यहाँ करंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो तीन चीजें इसमें आई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब एक पर्टिकुलर या कहीं विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो उसके कारण धारा बहती है, उन इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जो धारा परिपथ में बहती है उसे हम विद्युत धारा को ही प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तीन चीजें हमें यहाँ से पता लगी। अब देखते हैं प्रकाश वैद्युत धारा के प्रायोगिक परिणाम एवं उनकी व्याख्या। कि प्रकाश वैद्युत जो धारा है
जो अभी करंट बना है उस पर किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। तो विभव का मान बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है, परंतु एक सीमा के बाद नहीं बढ़ता। इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए एक करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर को जाएगा इस तरह से, ठीक। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद क्या होगा, ये बढ़ना बंद हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी करंट नहीं बढ़ रहा। केवल अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो, विभव बढ़ा रहे हो तो विभव बढ़ता रहेगा, लेकिन करंट जो है नहीं बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, संतृप्त वैद्युत धारा या फिर सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेटेड फोटो करंट कहते हैं। तो जितना करंट आ जाएगा यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएगी करंट की, जितने पर ये रुक गया, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फोटो करंट, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब विभव का मान ऋणात्मक करने पर, अर्थात एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव विभव देने पर पहले प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, फिर घटने लगता है, अंत में जीरो हो जाता है। अब देखिए ये आपके ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहना है कि हमने क्या करा, पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया। इस केस में देखो, अभी मैंने बताया था कि जो कैथोड था, ठीक है, पीछे देखते हैं, देखो कैथोड जो है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव है, और जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिव है। लेकिन अब हमने क्या करा, हमने इसमें कैथोड को कर दिया पॉजिटिव, ठीक है, और एनोड को कर दिया नेगेटिव कर दिया, एनोड को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ठीक। तब क्या होगा, तब जैसे जैसे विभव बढ़ेगा तो पहले तो जो धारा का मान है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो देने पर पहले प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है और फिर घटने लगता है, और फिर ये घटेगा और घटते घटते इतना घट जाएगा कि एक लास्ट में जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा संतृप्त तक पहुंचेगा, फिर घटने लग जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई तो जीरो हो जाएगी। और ये जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग विभव या फिर निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं। जितनी भी वोल्टेज यहाँ पर आएगी, क्योंकि करंट तो जीरो हो गया, तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज कहेंगे, ठीक। तो निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का भी मान है। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो निरोधी विभव है, स्टॉपिंग जो वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान है। क्योंकि देखिए पहले जब हमने पोटेंशियल दिया तब तो वो बढ़ा, ठीक है, बढ़ता चला गया, एक संतृप्त तक तो वो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब ये घटा, तो ये घटा क्यों है, घटना इसका हुआ कैसे, वो हुआ है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के कारण। इलेक्ट्रॉन जब तक चलते रहे, जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहा, और जैसे इलेक्ट्रॉन जाके बिल्कुल स्टॉप हो गए, ठीक है, तो करंट भी रुक गया, स्टॉपिंग जो है बिल्कुल करंट जो है वो जीरो हो गया, यानी कि स्टॉपिंग वोल्टेज हमने नोट कर ली, ठीक है। तो इसलिए जो निरोधी विभव होता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का भी मान होता है। तो हम कह सकते हैं K इक्वल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यही होता है EV0, इलेक्ट्रॉन इंटू V0। वी क्या है, V0 क्या है, स्टॉपिंग वोल्टेज है। तो हमने कुल मिला के देखा तो विभव का दो तरीके से प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत धारा पे। पहला कि विभव बढ़ा रहे हैं अगर सिंपल तरीके से, तो एक सीमा तक बढ़ता है और फिर नहीं बढ़ता, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फोटो करंट या फिर संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। दूसरी बात है, अगर नेगेटिव विभव है, ऋणात्मक विभव अगर हम दें, तो पहले तो बढ़ेगा फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दो केसेस में बने। अब चलते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी जो प्रकाश विद्युत धारा आई है वो लाइट के इंटेंसिटी के, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, LIGST लिख देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा भी उतनी ज़्यादा होगी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज़्यादा तेज लाइट होगी, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट होगी, प्रकाश विद्युत धारा उतनी ज़्यादा बनेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, गिरने वाली आवृत्ति पर, ठीक है, जो गिर रहा है प्रकाश उसकी आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, आवृत्ति का एक निश्चित मान से अधिक होने पर ही प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दिस इज द मेन पॉइंट। ये कह रहे हैं कि भाई आपने अभी देखा कि मेटल की सरफेस पे एक फ्रीक्वेंसी को, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर गिर गई, इस तरह से फ्रीक्वेंसी की लाइट आई और वो इस सरफेस पे गिर रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये कहने इलेक्ट्रॉन निकलना या फिर करंट का फ्लो करना केवल तभी होगा जब एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश ही आपतित होता है, निश्चित वाला प्रकाश आपतित होगा, तभी प्रकाश विद्युत धारा बनेगी, तभी प्रकाश विद्युत धारा बनेगी, या फिर प्रकाश विद्युत धारा मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी होगा। ओके, ठीक।
तो आवृत्ति के मान बढ़ने पर निरोधी विभव का भी मान बढ़ता है। अब आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो निरोधी विभव का भी मान बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता लग गया जितना ज़्यादा आवृत्ति अगर एक फिक्स है तो करंट बनेगा तो स्टॉपिंग वोल्टेज का जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ये आपके एग्जाम टर्म से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के भी हैं। एक आती है देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरी आती है देहली तरंग दैर्ध्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इनको समझाने से पहले ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए एक वेव ये होती है, एक साइकिल, ये एक वेव है ठीक। अब ये एक दूसरी वेव है, फिर ये एक तीसरी, फिर एक चौथी, पांचवी और छठी, इस तरह से वेव्स मैंने बनाई ठीक। एक तो ये है और एक है कि इतनी ही डिस्टेंस में ये वेव है, इतनी सारी ओके ये है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि जो ये वाली है नीचे वाली वो हाई फ्रिक्वेंसी की है। वो कैसी है, वो हाई फ्रिक्वेंसी है, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो फ्रिक्वेंटली बन रही है, बहुत तेज़ी के साथ बन रही है। तो जितनी ज़्यादा वेव्स बनती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, उनकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है ठीक। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी है ठीक। और ये वाली की अगर मैं बात करूँ तो इनकी लो फ्रिक्वेंसी है, इनकी क्या है, लो फ्रिक्वेंसी है। एक बात तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है कि मान लीजिए कोई एक वेव है तो उसकी कंप्लीट लेंथ जो होती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रो को मिला के जितनी भी लेंथ आती है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं वेव लेंथ। तो अगर हम देखें तो ऊपर वाली जिसमें लो फ्रिक्वेंसी है लेकिन उसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, एक वेव की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं नीचे वाली की बात करूं तो नीचे वाले में क्या है कि वेवलेंथ जो है वो कम है, क्योंकि छोटी छोटी वेव्स बनी है। फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा हो गई लेकिन वेवलेंथ कम हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ओके तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ये हमें पता लग गया, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब बात करते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। तो ये कहना है धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक मेटल था जिस पर कोई भी प्रकाश आके गिरा किसी भी आवृत्ति का और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए। तो ये कहना है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आया गिरा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं। ये कह रहे हैं इस मेटल की अपनी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, इस मेटल की अपनी एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे नीचे का अगर प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा ठीक। तो ये न्यूनतम आवृत्ति होती है देहली आवृत्ति, वो न्यूनतम आवृत्ति है जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यानी आपतित प्रकाश अगर इस आवृत्ति से ज़्यादा का है तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है, देहली आवृत्ति से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर देहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो हम यहाँ से सिंपल कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में इसे हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो न्यू नॉट जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए ठीक है, या फिर मतलब बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ज़्यादा होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो देहली आवृत्ति है उसकी फ्रीक्वेंसी से या तो ज़्यादा होनी चाहिए उसके बराबर होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। अब हमें बताया कि ये बिल्कुल अपोजिट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके वेवलेंथ के अपोजिट है। तो वेवलेंथ जो होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो भी बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है जिससे अधिक होने पर धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। यानी अब देहली तरंग दैर्ध्य है धात्विक सतह की वो तरंग दैर्ध्य है जो कम होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा है ठीक है और प्रकाश जो गिर रहा है ठीक है वो उससे ज़्यादा का गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा ठीक। तो ये चीज़ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के केस में तो जो गिर रहा है प्रकाश उसकी आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ के केस में उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए बस। तो इसे हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की आवश्यक शर्तें। प्रकाश के आपतित होने और सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि मेटल की सरफेस है, इस पर कोई भी प्रकाश गिर रहा है, कितनी भी इंटेंसिटी का गिर रहा है, अगर इसकी जो वेवलेंथ है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो V0 से ज़्यादा या V0 के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएंगे। इनमें कोई भी समय अंतराल नहीं होता, कोई टाइम गैप नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं होता, बिल्कुल भी कोई गैप नहीं लगता। जैसे लाइट गिरी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ये हमने देख ली। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतनी ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगी, ये भी ध्यान रखना। आपतित फोटोन की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, ये तो मैंने अभी बताया कि जो आपतित फोटोन है, मान लो उसकी आवृत्ति न्यू है, ठीक है, तो इसकी जो आवृत्ति होनी चाहिए वो दहलीय आवृत्ति यानी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, या लगभग इसके बराबर तो होनी ही चाहिए। आपतित फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू, धातु के कार्यफलन W नॉट से अधिक होनी चाहिए। यहाँ एक और चीज़ है, देखो जो न्यू है वो तो है आवृत्ति, ठीक, इस आवृत्ति के कारण जो आपतित फोटोन है उसमें एनर्जी होती है E = h न्यू से देते हैं, ठीक। अब दहलीय आवृत्ति के कारण जो मेटल में होती है, तो मेटल में एनर्जी तो हम कह नहीं सकते, तो हम इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है h न्यू नॉट। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो आपतित प्रकाश की एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, धातु के कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। तो आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य दहलीय आवृत्ति से कम होनी चाहिए। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा हो चलेगी, लेकिन जो वेवलेंथ है, आपतित फोटोन की जो वेवलेंथ है वो दहलीय वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, दहलीय तरंग दैर्ध्य से कम होनी चाहिए, ओके। धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपतित फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा का पूर्ण रूप से अवशोषण करें, यानी कि जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो निकलते हैं वो फोटोन की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें और तब बाहर निकले, ओके। ये सब इसकी आवश्यक शर्तें थी। अब इसमें भी एक चीज़ आई थी, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहा जाता है। देखिए मेटल्स क्या करेगा, मेटल को पता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट आके गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो जो फ्रिक्वेंसी की लाइट आके गिरेगी उसमें एनर्जी भी होती है, ठीक। तो उस एनर्जी, वो तो हो गई लाइट की एनर्जी, लेकिन अगर मेटल के केस में देखें तो मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, एक कार्य करने का फलन होता है, कार्य करने की क्षमता होती है, जिससे नीचे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक। तो W नॉट जो होता है वो होता है h न्यू नॉट के इक्वल, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है? दहलीय आवृत्ति, ठीक है। तो दहलीय आवृत्ति से वर्क फंक्शन निकालता है, तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, ठीक, ओके। तो W नॉट क्या होता है? h न्यू नॉट। और फोटोन की उत्सर्जित ऊर्जा क्या होती है? E = h न्यू। तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन्स माइनस वर्क फंक्शन। जो फोटोन गिर रहा है उसके एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटा दो तो जितनी एनर्जी बचेगी वही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लो एक जो प्रकाश आ रहा है उसकी इसकी एनर्जी है E = h न्यू, ठीक है, और इसकी अपनी है W नॉट = h न्यू नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को? काइनेटिक एनर्जी तो वही मिलेगी ना जो इनको घटा के मिलेगी, जितनी प्रकाश आवृत्ति का गिरा है वो, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो, जो बची वही काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो K बराबर क्या होगा? E - W नॉट। तो हाफ mv² बराबर क्या हो गया? h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो यहाँ पर h कॉमन आ गया, तो ये बच गया हाफ mv² = h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। और यही आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ये जो थ्योरी है आइंस्टाइन ने दी थी, और इसलिए ये जो समीकरण आया है इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। इसमें से हमें काफ़ी सारे फॉर्मूले पता लगे हैं, मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, वो पढ़ा। तो सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी है हमने, पहला केस था दहलीय आवृत्ति का। तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इट शुड बी ग्रेटर देन V नॉट। सेकेंड चीज़, जो लैम्डा है फोटोन का, यानी जो तरंग दैर्ध्य है फोटोन की, इट शुड बी लोअर देन लैम्डा नॉट, दहलीय तरंग दैर्ध्य से कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ थी वर्क फंक्शन W = h न्यू नॉट। चौथी चीज़ थी E = h न्यू, ये आपतित फोटोन की है, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास एक फॉर्मूला आया, हाफ mv² = h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। और न्यू क्या है? जो भी हमारा आपतित प्रकाश है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और न्यू नॉट क्या है? दहलीय आवृत्ति। तो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम बात करते हैं प्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत की, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा? इन्होंने कहा एक गर्म वस्तु ऊर्जा को निरंतर नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे क्वांटम या फिर फोटॉन्स कहते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई, मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक बल्ब है, इससे एनर्जी निकल रही है। तो इन्होंने कहा ये जो एनर्जी निकलती है ना, ये आप ये सोचिए कि लगातार निकल रही है, नहीं, ये लगातार नहीं निकलती, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है। इस तरह से एनर्जी इमिट्स होती है छोटे छोटे पैकेट्स में, और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम या फिर फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम या फिर फोटॉन्स कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा विकिरण
की आवृत्ति के समानुपाती होती है। अभी कह रहे हैं जो एनर्जी होती है इनकी वो फ्रिक्वेंसी के, किरण की जो आवृत्ति है आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू, तब E इज इक्वल होता है एच न्यू, जहाँ एच क्या एक प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी याद रखना, आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी हम सिंपली निकाल सकते हैं E इज इक्वल एच न्यू से, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, उसको रख दो तो हो गया। ये आई एक फोटोन की एनर्जी। अब मैं कहता हूँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसने 10 फोटोन निकाल दिए तो कितनी एनर्जी होगी? तो ये कहना है ऊर्जा हमेशा एच न्यू के अभिन्न गुणज के रूप में सीमित होती है या निकलती है, अर्थात NH न्यू होती है। यानी अगर हमारे पास हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं E इज इक्वल NH न्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जहाँ N बराबर क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ क्वांटम और फोटॉन्स का नंबर। तो जितनी ज़्यादा फोटोन निकले उतनी ज़्यादा एनर्जी हम उसमें बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी निकली है। अधिकतर दूसरा पॉइंट, हमने आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ी थी, तो उसके समतुल्य सिद्धांत से क्या मिलता है? हमें पता है E इज इक्वल mc² होता है, ये द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य समीकरण है आइंस्टाइन का। तो हमें पता है E इज इक्वल एच न्यू भी होता है, तब E इज इक्वल क्या होता है एच न्यू भी होता है। तो mc² किसके बराबर होना चाहिए? एच न्यू के, तब m बराबर क्या होना चाहिए? एच न्यू अपॉन c²। यहाँ v जो है वो न्यू है, एक ग्रीक सिंबल है न्यू, ठीक। तो m बराबर क्या हो जाना चाहिए? एच न्यू अपॉन c²। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, मास इज इक्वल एच न्यू अपॉन c²। अब प्रत्येक फोटोन का संवेग, प्रत्येक फोटोन का अगर हमें संवेग निकालना हो तो P बराबर mc होता है। V क्या है? V है प्रकाश का वेग, क्योंकि फोटोन जो है प्रकाश का कण है तो प्रकाश की ही चाल से चलता है, तो P इज इक्वल mc हो गया। अब हम m की जगह रख सकते हैं एच वी अपॉन c², तो हमने P बराबर रख दिया एच न्यू अपॉन c², c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एच न्यू अपॉन c। और हमें पता है c अपॉन v जो होता है वो होता है लैम्डा, तो यहाँ से हमने रख दिया h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? HP, प्लांक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। तो जो फोटॉन्स की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है, वो हम निकाल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p से। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार फोटोन का विराम द्रव्यमान। देखिए जब फोटोन चल रहा है तो उसमें मास है, लेकिन ये कह रहे हैं फोटोन नहीं चलता, जब वो विरामावस्था में है तो क्या उसमें तब भी मास होता है? ठीक है। और अगर मास होता है तो लाइट एक जगह कलेक्ट होकर कैसे जाती है? अगर मास है तो उस पर ग्रेविटी का असर होना चाहिए, फिर तो वो गिर जाना चाहिए। तो जब वो एक जगह रुका हुआ है तब उसमें द्रव्यमान कितना है वो कैसे निकाल सकते हैं? तो इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत यूज किया, रिलेटिविटी की थ्योरी यूज की, दैट m नॉट इज इक्वल m इंटू 1 - v² अपॉन c²। ये है सापेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। रिलेटिविटी की थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो फोटोन है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, देन v इज इक्वल c होता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? m नॉट बराबर m इंटू 1 अपॉन √1 - c² अपॉन c² हो गया। तो ये कितना हो गया? ये कट गया, 1 - 1 0, तो m नॉट बराबर कितना आ गया? 0। तो ये कह रहे हैं कि जो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी जब फोटोन विराम अवस्था में, जब नहीं चल रहा, तो उसका द्रव्यमान 0 होता है, जिसके कारण उस पर कोई भी ग्रेविटी वगैरह का असर नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस दो टॉपिक से पता लगती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 1 था हिंदी वालों के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अगली वीडियो में बहुत और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो दूसरा वीडियो आएगा मॉडर्न आधुनिक फिजिक्स का, उसमें आप देख सकते हैं आधुनिक भौतिकी का अगला वीडियो आएगा, तो उसमें आप ये सब टॉपिक जो बाकी बचे हुए हैं, बहुत कॉमन मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।